ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट। हम केपी कॉलेज की यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे कि अब ये फर्स्ट ईयर के हम जो लेसन चल रहे हैं कंटिन्यू, तो ये सेकंड लेसन है। और सेकंड लेसन में भी हमने जो पहले पढ़ा है, ठीक है ना, परंपरागत राजनीति, और इसके बाद व्यवहारवाद को हमने पढ़ा। और व्यवहारवाद के आगे जो हम चरण है वो है उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है ना, पोस्ट ब्यूरलिज्म। तो हम इस पर आज पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप फर्स्ट ये वीडियो देख रहे हैं उत्तर व्यवहारवाद के बारे में, तो थोड़ा कम ही आपको समझ आएगा, क्योंकि ये एक कह सकते हैं श्रेणी है। श्रेणी का मतलब ये है कि आपको ये वीडियो देखने से पहले इससे पहले वाला देखना पड़ेगा कि उत्तर व्यवहारवाद से पहले जैसे मैंने वीडियो बनाया है वो वीडियो है व्यवहारवाद से संबंधित। तो व्यवहारवाद क्या है वो आपको समझ में आ जाने के बाद ये अच्छी तरह से आ जाएगा। तो चलो अब टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना सेकंड लेसन का, बीए फर्स्ट ईयर का, उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है ना, पोस्ट ब्यूरलिज्म। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। तो जैसे इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि इससे पहले जो हमने पढ़ा है व्यवहारवाद, ठीक है ना, और व्यवहारवाद से पहले पढ़ा है परंपरागत राजनीति के जो विचार थे वो। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो व्यवहारवाद है फिर उत्तर व्यवहारवाद है, ये जो शरण है वो अलग अलग क्यों हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे अलग अलग समय पे अलग अलग विद्वान होते हैं, राजनीतिक विद्वान, फिर उनकी जो उस समय के जो विचार होते हैं उनके अनुसार वहाँ की थ्योरी बनती है। और फिर कुछ समय के उपरांत नए दार्शनिक आते हैं, वो फिर उनके विचार बदल जाते हैं, ठीक है ना, यानी उनके विचार है वो दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, कुछ समय के अनुसार परिवर्तित भी होना स्वाभाविक है। तो परंपरागत राजनीति थी, ठीक है ना, परंपरागत, तो यानी ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स थी उसमें से चेंजेस होते हुए एक व्यवहारिक रूप लिया गया राजनीति ने। उसमें जो डेविलिस्टन प्रमुख है उनके द्वारा राजनीति को एक व्यवहारिक कह सकते आकार दिया गया। तो जो विचार थे वो परिवर्तित हो गए, फिर समय के अनुसार और परिवर्तित हो गया और राजनीति का एक उत्तर व्यवहारवाद रूप सामने आया। तो यहाँ पे मैं आपको ये हिंट में बता देता हूँ कि पहले पहले परंपरागत राजनीति को हमने पढ़ा था, ठीक है ना, परंपरागत राजनीति। इसके बाद का जो अपने विचार कह सकते हैं राजनीति में जो थ्योरी है जिसको अपनाया गया वो है व्यवहारवाद, ठीक है ना। और इसके बाद व्यवहारवाद के बाद राजनीति का जो आगामी जो चरण है जिसमें विचार परिवर्तित हुए और इस तरह से उत्तर व्यवहारवाद विचार है वो आया, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको ये थोड़ा सा इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी विचारधारा वो कब तक चली। इसके बाद विद्वानों के जो कह सकते हैं विचारों में परिवर्तित हो गया और विचारधारा भी नवीन हुई। तो ध्यान रखना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले परंपरागत राजनीति यानी ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स साइंस थी, ठीक है ना, ये जो विचारधारा जो रही उस समय, तो वो है सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी 1939 से 1945 यानी 45 से पहले की जो राजनीति के दर्शन है, ठीक है ना, वो है परंपरागत राजनीति, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है 1945 से पहले का जो समय है वो परंपरागत राजनीति से संबंधित है। अब इसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं व्यवहारवाद की। तो व्यवहारवाद का जो चरण है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर से 1960 तक का जो दौर है वो हम कह सकते हैं व्यवहारवाद से संबंधित है। यानी इसमें इस समय के अंतर्गत व्यवहारवाद की विचारधारा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। उनके परंपरागत विचारधाराओं को कह सकते हैं ज़्यादा क्या उस समय की विचारधाराओं से मेल नहीं खाते हुए, और कह सकते हैं कि चेंजेज होना जरूरी था, और व्यवहारवाद ने ये रूप धारण किया। और वह वर्तमान कह सकते हैं कि उस समय की वर्तमान परिस्थितियों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण ये विचारधारा रही। तो ये व्यवहारवाद का चरण रहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर से 1960 तक का। अब ये ध्यान रखना है 1960 तक का व्यवहारवाद है वो सर्वोच्च रहा है यहाँ पे विचारधारा, और इसने मानवता के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर 1960 के बाद 1960 के बाद व्यवहारवाद का ही एक परिष्कृत रूप, यानी कह सकते हैं व्यवहारवाद की
जो विचारधारा थी वह समय के अनुसार उसमें भी कुछ विद्वानों ने अपने आप को समझा कि नहीं, हम इस व्यवहारवाद में उलझ गए हैं, समस्या का अच्छे समाधान नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने ही इस विचारधारा को एक नवीन रूप दिया, यानी कह सकते हैं एक नया दौर आया उत्तर व्यवहारवाद। और ये समय है 1960 के बाद का जो समय है वो उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित। ये तो हम यहाँ पे इसके समय को लेकर हम समझे हैं, ठीक है ना। अब आगे हम इसमें ये देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है और ये इनसे क्यों अलग है, इसमें क्या इस तरह की भूमिका है जिसने मानवता के व्यवहार को अच्छे से समझा है, तो वो यहाँ पे आपको देखना है। तो जैसे अभी बात कर रहे हैं 1960 के दशक की जब बात करें तो यहाँ इससे पहले की जो विचारधारा थी, ठीक है ना, वो व्यवहारवाद थी। और 1960 के बाद की जो विचारधारा आई वो उत्तर व्यवहारवाद है। और उत्तर व्यवहारवाद में हम यहाँ पे उत्तर व्यवहारवाद की हम जब बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद है वो अपने परिष्कृत रूप को उत्तर व्यवहारवाद नाम दिया गया है। तो यहाँ पे 1960 के दशक की समाप्ति से पहले, जैसे आपको पता है कि व्यवहारवाद से जुड़े प्रमुख जो दार्शनिक थे डेविड स्टर्न, ठीक है ना, डेविड स्टर्न थे जिन्होंने व्यवहारवाद की विचारधारा को लाया और इन्होंने परंपरावादी विचारधारा से कुछ नवीन और वर्तमान पक्ष से जुड़े विचार हैं वो प्रस्तुत किए थे। तो डेविड स्टर्न थे 1960 के दशक में इन्होंने महसूस किया, 1960 के दशक में इन्होंने महसूस किया कि हम जो व्यवहारवादी विचारधारा को अपनाए हुए हैं तो उसको हम उनकी जो विचारधाराओं को हम जब समझ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि राजनीति में ये जो दौर चला है तो हम अपने विचारों में ही हम सिद्धांत बनाने में और समस्याओं को समझने में इतने व्यस्त हो गए या इतने घुल मिल गई कि हमें अपनी भूमिका का ही पता नहीं रह गया, ठीक है ना। तो फिर इन विद्वानों ने ही क्या किया, एक नया रूप यानी व्यवहारवाद को वहीं पर, इसकी विचारधारा को वहीं पे रखते हुए एक नया कह सकते हैं वास्तविकता से संबंधित और मानवता के कह सकते हैं समस्याओं को वास्तविक रूप में, रूबरू रूप में निदान, समस्या का निदान कर सके, इस विचारधारा को यहाँ पे प्रस्तुत किया। यानी व्यवहारवाद का एक नवीन रूप, सुधारात्मक रूप है वो प्रस्तुत किया। तो ये इसमें भी डेविड स्टर्न है जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन्होंने ही व्यवहारवाद का परिष्कृत रूप दिया, वो उत्तर व्यवहारवाद है। उत्तर व्यवहारवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य, यानी व्यवहारवाद को हम यहाँ पे समझ रहे कि व्यवहार के बाद ही उत्तर व्यवहारवाद आया है। तो यहाँ पे व्यवहारवादी ने खुद महसूस किया कि हम अब तक जो जिस समस्याओं पर शोध कर रहे थे वह वास्तविक रूप में सफल नहीं हो पाया, यानी निरर्थक रहा, उनका प्रयास है वो सफल नहीं था, निरर्थक रहा। उनके द्वारा जो सृष्टा प्रतिमान सिद्धांत या अधि सिद्धांत है वो बनाने में इतने मशगूल हो गए कि वास्तविक रूप में उत्तर व्यवहारवाद की क्या भूमिका होनी चाहिए वो भूल गए थे। तो फिर उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद को वहीं पे समाप्त करते हुए उत्तर व्यवहारवाद के रूप में अपने नए विचारों को देना शुरू कर दिया। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब उत्तर व्यवहार को और अच्छे से समझने के लिए हमें ध्यान रखना है ठीक है ना। हमने ये तो समझ लिया कि व्यवहारवाद क्यों हुआ, मतलब ये व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद का शरण यहाँ पे क्यों गया, यानी राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी जो विचार थे वो भी नवीन थे लेकिन फिर भी उसमें परिवर्तित हुए और उत्तर व्यवहारवाद को अपनाया गया। तो ये क्यों अपनाया गया, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि व्यवहारवाद को संतुष्टि, मतलब एक तरह से विश्वसनीय परिभाषा उस समय या विचार को संतुष्ट नहीं माना जा सका, तो उसमें भी परिवर्तित हुआ और एक व्यवहारवाद का सुधारात्मक रूप है वो उत्तर व्यवहारवाद ने लिया, ठीक है ना। अब उत्तर व्यवहारवाद क्या है, ये विचारधारा है वो व्यवहारवाद के बाद आई है, तो इसमें क्या परिवर्तन है यानी इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है तो वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर व्यवहारवाद है ना, उत्तर व्यवहारवाद में जैसे व्यवहारवाद की एक बार वापस थोड़ा पीछे लेके जाकर देखते हैं। तो व्यवहारवाद में क्या था कि मूल्यों को यहाँ पे ज्यादा भूमिका, यानी मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया गया था, ठीक है ना, मूल्य वैल्यूज को यहाँ पे ज्यादा महत्व दिया गया था, ठीक है ना। तो ये
मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो विचारधारा होती है, अगर वो एक ही पक्ष के ऊपर ज़्यादा गौर करे और दूसरे पक्ष के ऊपर ध्यान ही दे, तो ये विचारधारा कहीं न कहीं अपने आप को कम ही महसूस होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद जो था उसने मूल्यों को उचित रूप में ये कह सकते हैं कि महत्व तो दिया गया था, लेकिन इसका जो कह सकते हैं कि जो वास्तविक वैल्यू होती है वो नहीं दे पाए थे। राजनीति जो विज्ञान में जो व्यवहारवाद ने जो विचारधारा अपनाई, उसमें मूल्यों को महत्व दिया गया, लेकिन वास्तविक रूप में उसको अपनाया नहीं था। ठीक है ना, मूल्य का जो महत्व है तो यहाँ पे एक तरह से ही कह सकते हैं कि व्यवहारवाद में कहीं ना कहीं मूल्यों की कमी रही। ठीक है ना, जो मानव व्यवहार से संबंधित जो थिंकर्स थे, यानी कह सकते हैं कि मानव व्यवहार से संबंधित जो विचार थे या मानव व्यवहार की संबंधित जो समस्याएं थी, उनको सुधार करने के तौर पे उन्होंने मूल्यों को कहीं ना कहीं कम महत्व दिया गया। मूल्यों का महत्व उनको था, लेकिन इतनी विशिष्टता के तौर पे उनको मूल्यों को नहीं अपनाया गया कि वो मानवता की समस्याओं को समाधान कर सके। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद ने इस पर ज़्यादा फोकस किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तरह से उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसने क्या किया, यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीनतम समन्वयक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, और इसमें उत्तर व्यवहारवाद में जैसे मूल्यों को यहाँ पे कम अपनाया गया, तो उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। मूल्यों को इसमें जोड़ दिया गया। इसके साथ ही जैसे हम परंपरागत राजनीति की बात करें तो उसमें तथ्यों को महत्व दिया जाए, तर्क वितर्क ज़्यादा होते थे, तर्क वितर्क के ऊपर ज़्यादा चर्चा होती थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो व्यवहारवाद में नहीं था, क्योंकि परंपरागत में तर्क वितर्क की राजनीति है वो ज़्यादा रहती, उनके स्व के विचार है वो ज़्यादा वहाँ पे तर्क वितर्क के रूप में सामने आते थे, तो वो परंपरागत राजनीति थी। इसके बाद जब व्यवहारवाद आया तो व्यवहारवाद में तर्क वितर्क के स्थान पर मूल्यों को स्थान दिया गया, लेकिन इतनी भी महत्वपूर्ण भूमिका उनके द्वारा नहीं थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि परंपरागत जो राजनीति थी, ठीक है ना, तो परंपरागत राजनीति की बात करें तो उसमें मूल्यों का महत्व नहीं था। ठीक है ना, उसमें तर्क वितर्क होते थे। और व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद में मूल्यों को महत्व दिया गया और ठीक है ना, लेकिन कम स्तर पर दिया गया और उसमें जो तथ्य है उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद की बात करें तो उसने मूल्यों को महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया, प्लस मूल्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक तरह से ये दो जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हैं, तो इससे एक यहाँ पे पॉइंट निकल के सामने आता है कि उत्तर व्यवहारवाद कहीं ना कहीं क्या है, परंपरागत जो राजनीति थी यानी ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल साइंस थी, और इसके बाद जो हम जैसे बात करें प्रिविलेज जो पॉलिटिकल साइंस थी, यानी परंपरागत राजनीति और व्यवहारवादी जो राजनीति थी, उन दोनों में उन दोनों की जो विशेषताएं थी, ठीक है ना, उन दोनों विशेषताओं को उत्तर व्यवहारवाद ने अपनाया है। यानी कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति और व्यवहारवाद, ठीक है ना, ये दो जो अलग अलग शरण के दौर के विचारधाराएं थी, इन दोनों को समन्वित रूप में जो अपनाया है ये, ठीक है ना, और फिर ये विचारधारा जो सामने हमारे सामने जो प्रस्तुत हुई है उसको ही हम यहाँ पे उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जानते हैं। मतलब जैसे ये बात करके परंपरागत राजनीति है, इसमें तर्क वितर्क और तथ्यों को महत्वपूर्ण भूमिका थी और मूल्यों को महत्व नहीं दिया गया था, जबकि व्यवहारवाद में मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो ये क्या हुआ, दोनों ने एक एक गुण अपनाया, लेकिन कुछ कमियां हैं वो सुधारने की। तो उत्तर व्यवहारवाद ने क्या किया, उन दोनों के गुणों को अपनाकर एक विशुद्ध और परिष्कृत रूप में इस विचारधारा को उत्पन्न किया है। ठीक है ना, तो दोनों का मिला जुला रूप, ठीक है ना, दोनों की कमियों को दूर करते हुए दोनों का मिला जुला रूप है वो उत्तर व्यवहारवाद है। ये एक समरी के रूप में आपको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे मैं नोटेट भी कर लेता हूँ। ठीक है ना, जैसे इन दोनों के विचार मैंने बता दिया कि मूल्यों को ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका है, ठीक है ना, मूल्यों को ज्यादा महत्वपूर्ण
तथ्यों को ज़्यादा महत्व भूमिका दी परंपरावादी राजनीति के और मूल्य का जो महत्व है वो व्यवहारवादी में रहा, ठीक है ना। और इन दोनों के विचारों को किसने अपनाया है? उत्तर व्यवहारवाद ने, ठीक है ना। तो इन दोनों का समन्वयित रूप, दोनों का समन्वय, ये समझना है कि दोनों की विशेषताओं को जिसने अपनाया है और वर्तमान समय में जितने भी सुधार होने चाहिए थे वो इसमें उस समय नहीं था, इन दोनों गुणों को अपनाते हुए इसने सुधार किया और एक उत्तर व्यवहार के रूप में नए विचार है वो नई विचारधारा को सामने आए और मानव व्यवहार को या मानव की समस्या को और ज़्यादा सही रूप में सुलझा पाई है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना है कि अगर इसको और वापिस अगर दोहराएं और समझे तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर व्यवहार उन सभी परंपरावादी यानी परंपरागत राजनीति, ठीक है ना, परंपरावादी और व्यवहारवादी सोचों की आलोचना है जो प्रासंगिक नहीं थे, ठीक है। दोनों के गुणों को अपनाया और इसके अलावा इसमें जो कमियां थी, कमियां का मतलब इसमें प्रासंगिकता नहीं थी, रिलेवेंस नहीं था, तो इन रिलेवेंस को, इनकी कमियों को उत्तर व्यवहार ने आलोचना की और उनके गुणों को अपनाया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आगे देखिए, वस्तुत हम जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो समझना है कि उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण भी कहा जा सकता है। जैसे हमने बताया कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे परंपरावाद राजनीति थी, फिर व्यवहारवाद आया और व्यवहारवाद की बाद का जो चरण है उसको हम उत्तर व्यवहार के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी तरह से अगर हम समझे तो व्यवहारवाद को या व्यवहार को सुधार के रूप में उसकी कह सकते हैं कि अच्छे वर्जन के रूप में, जैसे अभी वर्तमान में अलग अलग वर्जन आते हैं तो वो पिछले वर्जन से बेटर होता है। तो इसी तरह पहले परंपरावादी विचारधारा थी, फिर व्यवहारवादी विचारधारा आई, ठीक है ना। इसके बाद उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा यानी ये लेटेस्ट वर्जन के तौर पे है वो यहाँ पे विचारधारा का। तो इसमें क्या हुआ कि जो इन दोनों की खूबियां थी उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया और उन कमियों को निकालते हुए एक नवीन विचारधारा है जो मानव व्यवहार और मानव की समस्या को सही रूप में शामिल कह सकते हैं, सही उसका गुणात्मक रूप में सामने ला रहे हैं। तो इसमें उत्तर व्यवहार के दो नारों को याद रखना है। तो नारे, दो नारे मतलब उनके दो एक फोकस रहे, दो चीजों पर उनका ज्यादा ध्यान रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो है प्रासंगिकता, और दूसरा है कर्म, ठीक है ना। दूसरा क्या है? कर्म, ठीक है ना। तो कर्म को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कर्म का मतलब है कि इसने समस्याओं को ढूंढा भी है और उसका निदान भी किया, यानी कर्म भी क्या है। और प्रासंगिकता का मतलब उसका वास्तविक रूप में निदान, समस्याओं का वास्तविक रूप में निदान होना चाहिए, तो निदान को यहाँ पे समझा गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में प्रासंगिकता और कर्म ये दोनों एक तरह से राजनीति विज्ञान की जो उत्तर व्यवहारिक जो विचारधारा है उन विचारधाराओं को यहाँ पे दो प्रमुख नारों के तौर पे आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। तो आगे ध्यान रखना है कि नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो ये दो नारे हैं वो उत्तर व्यवहार से संबंधित, यानी इनकी जो क्वालिटी को कहें कि इनकी क्वालिटी को ये थी कि एक तो प्रासंगिकता, ठीक है ना, रिलेवेंस, यानी कह सकते हैं कि जैसे हमें वर्तमान की मानव की जो कुछ समस्या है उनको सही रूप में समझा गया है, ठीक है ना, तो वो कहलाती है प्रासंगिकता। और फिर उनका सही रूप में आकलन करने के बाद कह सकते हैं उनका क्या क्या निदान क्या है, समस्याओं को सही से समझा है, मानव की समस्याओं को उनके व्यवहारिक राजनीति से, और उनका जो समाधान क्या है यानी कार्य क्या है, कर्म। तो ये दो है वो मोटे मोटे तौर पे आपको याद रखने हैं, ये व्यवहार से संबंधित आ रहे हैं और इन दोनों को हाईलाइट भी किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब उत्तर व्यवहार जैसे बात कर रहे हैं उत्तर व्यवहार के ऊपर, तो उसके उदय के में जैसे कारण भी बताएं, फिर भी एक बार वापस आपको ध्यान रखना है कि उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है ना, उत्तर व्यवहारवाद का उदय क्या होगा, क्योंकि इससे पहले जो विचारधारा थी व्यवहारवाद थी, वो उस समय की समस्याओं को यहाँ पे
उनके लोगों के सामने, यानी राजनीति में चहल-पहल के तौर पे सामने आ रही थी, फिर भी उत्तर व्यवहार को क्यों, मतलब ये विचारधारा क्यों उत्पन्न हुई? इसका क्या कारण था कि उत्तर व्यवहार है वो उस 1960 के बाद का सरण कहें तो उत्तर व्यवहार के दौर पे है, तो ऐसा क्यों हुआ कि उत्तर व्यवहार की विचारधारा अपनानी पड़ी? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। तो 3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो व्यवहारवादियों की रूढ़िवादिता का मतलब ये है कि जो व्यवहारवादी थे वो किसी कह सकते हैं किसी समस्या है तो उन समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करते थे, ठीक है ना, और उस पर सिद्धांत हैं या उसके ऊपर जो कार्य करते थे, फिर तो एक तरह से क्या है उसमें कुछ नया संशोधन करना नहीं चाहते थे, तो वो कह सकते हैं रूढ़िवादिता है, यानी जो कल्चर है उसको ही अपनाए बैठे थे, उसमें जो संशोधन करना था यानी नवीनीकरण करना था वो नहीं ला पा रहे थे। तो ये एक तरह से रूढ़िवादिता थी, वो व्यवहारवाद की कमी मानी जाती है, तो उसकी वजह से भी उत्तर व्यवहार की विचारधारा है वो अपनानी पड़ी। और दूसरा जैसे हम यहाँ पे बात करें तो वो है दिशाहीनता। दिशाहीनता, ठीक है ना, तो ये दो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं कि इन वजह से व्यवहारवादियों की जो ये दो कमियां थी, इन कमियों को दूर करने और वास्तविकता से रिलेवेंट होने से, यानी कर्मनिष्ठ विज्ञान, राजनीति को कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद को अपनाया गया है। तो ये दो क्या है कि एक तो व्यवहारवादियों की उनकी जो विचार थी वो ज़्यादा रूढ़िवादी हो गई थी, ठीक है ना, वो उसमें नवीनीकरण लाना नहीं चाहते थे। दूसरा कि उनका जो कह सकते हैं कि जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ समय के उपरांत ऐसा समय आता है कि हम उस की दिशा को भूल जाते हैं, यानी हमें जिस और जाना है वो भूल के हम वहीं पे या कहीं और इधर उधर हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं फोकस नहीं रह गया था उनका कि हमें वास्तविक तौर पे क्या करना है, मानव की ये कह सकते हैं मानव की समस्याओं को यहाँ पे सुलझाना है, लेकिन वह उसमें ही उलझ गए, समस्याओं में उलझ गए। तो ये कह सकते हैं कि ये दिशाहीनता थी। तो इनको यहाँ पे सॉल्व आउट करने के लिए हमें उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा को अपनाना पड़ा है। तो हम यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक अमेरिका में बात करें, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, ठीक है ना, ये एक वहाँ का एक संगठन था, ठीक है ना, अमेरिका में। जैसे मैंने पहले भी बताया था व्यवहारिक विचारधारा है वो उसका गढ़ है वो अमेरिका ही है, शिकागो संप्रदाय है जो इसी गढ़ से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ की बात, तो उसका ही वहाँ का एक एसोसिएशन था, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, ठीक है ना। तो उनके जो अध्यक्ष थे, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे डेविड स्टन, ठीक है ना, इनके अध्यक्ष थे डेविड स्टन। तो उन्होंने उस समय कहा कि हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे पाए, यानी कि ये जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1969 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले इससे पहले की जो विचारधारा थी व्यवहारवादी थी, इसके बाद जो है वो उत्तर व्यवहार को अपनाया गया। तो फिर इन्होंने 1969 में ये महसूस किया और फिर उन्होंने ये कहा कि अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष थे तो उन्होंने वहाँ पे अपने विचारों में ये कहा कि हमें कि व्यवहारवाद में मानवता की समस्या और राजनीति से जुड़े जो पहलू हैं उसको सार्थकता नहीं दे पाए हैं, ठीक है ना, रिलायंस नहीं दे पाए हैं, उसका वास्तविक रूप में समाधान नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इस वजह से हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। तो ये जो बात कही थी वो डेविड स्टन ने कही थी। यहाँ पे इनका जो दीक्षित बात में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो वहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि यानी जो
जो विद्वान या कह सकते दार्शनिक व्यवहारवाद से जुड़े हुए थे, उन्होंने ही कुछ समय के उपरांत ये महसूस किया कि हमें अपने विचारों में परिवर्तित करना है और हम जिस हमारा जो फोकस था हम उसमें उलझ गए, तो उससे दूर यानी उससे बाहर निकलते हुए हमें अपनी भूमिकाओं पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। और इसी तरह से कह सकते हैं जो विचार व्यवहारवाद जो विद्वान व्यवहारवादी विचारधारा बनाई थी, उन्होंने महसूस किया और उन्होंने ही फिर समझा कि हमें यहाँ से निकल के एक नए विचारों को यानी कह सकते हैं व्यवहारवाद को सुधार करना है। और इसी तौर पर उन्होंने उत्तर व्यवहारवादी विचार है वो दिए, यानी उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा, ये खुद उन्होंने ही महसूस किया। उनके द्वारा ही ये विचार नवीनतम यानी संस्कृत रूप में कह सकते हैं नवीन संशोधन रूप में सामने पेश किए। तो ये डेविड स्टर्न का ही एक महत्वपूर्ण रोल इसमें भी रहा है, जैसे कि व्यवहारवाद के आने में भी डेविड स्टर्न की महत्वपूर्ण भूमिका रही और व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद जो आया उसमें भी डेविड स्टर्न की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इनको आपको हाईलाइट रूप में याद रखना है। तो आगे आपको ध्यान रखना है कि इसकी उत्तर व्यवहारवाद की उदय के और भी क्या कारण रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, यानी व्यवहारवाद में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में उत्तर व्यवहारवादी विचार है वो सामने आए हैं, ठीक है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादियों की इन प्रयास यानी कह सकते हैं कि वो राजनीतिक और अच्छे मुकाम पे या मानव के व्यवहारवादी जो प्रयास थे, व्यवहारवादी जो विचार थे उसके द्वारा वास्तविकताओं से संबंधित और मानव की समस्या को समाधान करने के लिए उनके जो प्रयास थे वो पर्याप्त नहीं थे। व्यवहारवादियों ने ये महसूस किया कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वर्तमान समस्याओं को समाधान करने में नाकाम है। खुद ने उन्होंने महसूस किए, इस वजह से उत्तर व्यवहारवादी जो विचार है वो सामने आया, यानी एक तरह से ये कह सकते हैं अपडेट वर्जन है जो सही तरह से और अच्छी तरह से आगे काम करेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे समझना है उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मैं नोट कर रहा हूँ, ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि व्यवहारवादी विचार या व्यवहारवादी जो विचारधारा है वो राजनीति में एक तरह से संस्कृत मतलब अपडेट वर्जन के रूप में सामने आए, जो पिछली जो कमियां थी उसको सुधार करते हुए इसका ये मतलब नहीं कि जो पिछली जो व्यवहारवादी विचारधारा है उसको बिल्कुल नकार दे, ये नहीं है। उन विचारधाराओं को अपनाते हुए उसमें कुछ सुधारात्मक यानी ये जैसे मैंने बताया कि व्यवहारवादियों की जो रूढ़िवादिता दिशाहीनता थी, ये जो कमियां थी उसको सुधार किया और एक सुधारात्मक रूप में व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद सामने आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे बात करें कि उत्तर व्यवहारवादी जो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है ना, तो उसमें शुद्ध राजवैज्ञानिक व शास्त्रीय विचार दोनों ही शामिल थे। यानी जो इसमें जो पहले के जो विद्वान थे जो परंपरागत राजनीति और व्यवहारवाद से जुड़े हुए थे वे भी उत्तर व्यवहारवाद के रूप में शामिल रहे। उन्होंने खुद ही महसूस किया कि हमें अपने विचारों को परिवर्तित करना है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसे परंपरावाद का पुनरुत्थान ही समझना चाहिए। जैसे जो विचारधारा है तो आप ये नहीं समझना चाहिए कि परंपरावादी विचारों को भी अपनाया गया तो ये परंपरावाद हो सकता है या फिर व्यवहारवादी विचारधारा को नकार दिया, नहीं। यह परंपरागत राजनीति और व्यवहारगत जो राजनीति है, ठीक है ना, व्यवहारिक जो राजनीति, इन दोनों को अपनाते हुए एक नवीन रूप में जो विचारधारा है वही उत्तर व्यवहारवाद है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर व्यवहार के उदय के कारण आप समझ गए कि उत्तर व्यवहार की विचारधारा है वो क्यों उत्पन्न हुई, तो ये आप समझते हैं। नेक्स्ट देखिए डेविड स्टर्न को यहाँ पे व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण कह सकते हैं पॉलिटिक्स विज्ञान मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको ध्यान रखना है डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहार के दो प्रमुख लक्षण बताए हैं।
ठीक है ना। दो प्रमुख लक्षण बताएं, वो है सार्थकता यानी प्रासंगिकता भी कह सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद के, यहाँ पे हम बात करें उत्तर व्यवहारवाद की, ठीक है ना। उत्तर व्यवहारवाद के दो लक्षण बताए हैं। पहला है, जैसे अभी मैंने बताया था, प्रासंगिकता, जिसको सार्थकता भी कहते हैं। सार्थकता का मतलब, प्रासंगिकता मतलब ये है कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं, हम जिस पर अपने विचार दे रहे हैं, वह क्या वास्तविक में कह सकते हैं कि वर्तमान समस्या को समाधान करने में सही है, मतलब कह सकते हैं ट्रूली है, क्या वो वास्तव मानव की व्यवहारिक जो समस्या है उनको सुलझा पाएगा, या उनके कार्य या इनकी समस्याओं को समाधान करने में खरा उतरेगा, ठीक है ना। तो ये जो कार्य है वो इस उत्तर व्यवहारवाद में महत्वपूर्ण रूप से हुए, यानी ये प्रासंगिक है, ठीक है ना, ये ट्रूली है जो काम कर रहा है। दूसरा है कर्मनिष्ठा, जिसको कर्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये दो लक्षण है वो डेविड स्टर्न ने किसके किस विचारधारा के तौर पे महत्वपूर्ण बताया, उत्तर व्यवहारवाद के, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि उत्तर व्यवहार के दो प्रमुख लक्षण है, जैसे कहना किसी की क्वालिटी, तो यहाँ पे उत्तर व्यवहार की दो सामने क्वालिटी वो ये आती है कि एक तो ये प्रासंगिक है, वर्तमान की समस्याओं को, मानव की वर्तमान की समस्या को सुलझाने के रूप में कार्य करती है, और उसका ये जो परिणाम है कार्य वो सही रहा है। और ये जो कार्य कर रही है, यानी ऐसे नहीं है सिर्फ विचार ही दे रही है, इनके ऊपर अमल नहीं कर रही है, ये क्या करती है, समस्याओं के समाधान, समस्या के कारण को ढूंढती है, फिर उनके निदान तक वो कार्य करती है, यानी कर्म करती है। तो कर्मनिष्ठा, ये दो लक्षण है वो इन्हें बताए। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है तो डेविड स्टर्न की जैसे हम बात करें तो डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहार की 7 मान्यताएं बताई थी, ठीक है ना। कितनी मान्यता बताइए, 7। तो मैं आपको आपसे रिकॉल कराना चाहूँगा कि जैसे हम इससे पहले व्यवहारवाद पढ़ा है, तो व्यवहारवाद के संबंध में डेविड स्टर्न ने आधार बताए थे। कितने आधार थे, 7 आधार थे, या कह सकते हैं वो 7 मान्यताएं भी हैं, ठीक है ना, सॉरी 8 मान्यताएं, ठीक है ना। तो इसके बाद उत्तर व्यवहार में भी डेविड स्टर्न ने 7 है वो मान्यताएं बताई हैं, कह सकते हैं कि ये प्रमुख रूप में उत्तर व्यवहार में अपनाई जाती है, यानी इसके आधार पे उत्तर व्यवहार को और अच्छी तरह से हम यहाँ पे समझ भी सकते हैं। तो वो यहाँ पे पॉइंट जो मैंने नोटेट किए हैं, इसको हम एक एक बारी बारी समझेंगे। पहला है प्रविदेशीय पूर्वसार, डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहार की 7 मान्यता बताई, इसमें पहली है प्रविदेशीय पूर्वसार। तो हमें यहाँ पे समझना है कि उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि हम प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उपयोग करें तो परिणाम है वो ज़्यादा रिलेवेंट होगा, प्रासंगिक होगा, और ये संभव भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहला पॉइंट, हमें तथ्य और तकनीकी दोनों का साथ साथ प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। तो इस ये एक तरह से शॉर्ट मीनिंग है प्रविधि से पूर्वसार की, क्योंकि इसमें जैसे हम किसी विधि के ऊपर यानी कोई कह सकते मेथड के ऊपर चर्चा करें तो उसका पहले हमें सारांश रूप समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर क्या होगा कि हम तथ्य व तकनीकी दोनों का साथ साथ प्रयोग करें तो यह पूर्ण रूप में उत्तर व्यवहार की विचारधाराओं को कह सकते हैं मान्यताओं को प्रूव करता है। दूसरा हम यहाँ पे समझ रहे हैं सामाजिक परिवर्तन पर बल, ठीक है ना। उत्तर व्यवहारवाद है वो परिवर्तनशील है, उसने जो विशेषता है, जो मान्यता है, उनको उनके जो परिवर्तन के दौर पर विशेष ध्यान दिया है। तो यहाँ पे देखना है कि व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तन से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई थी, यानी जो इससे पहले व्यवहारवादी विचारधारा थी तो उसने क्या किया, अपने जो उसमें जो परिवर्तन हो रहे थे इन परिवर्तनों को यहाँ पे उजागर नहीं किया, और फिर इसी वजह से व्यवहारवाद को रूढ़िवादिता के कह के आलोचना की जाती है। तो उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है,
ठीक है ना। तो उत्तर व्यवहारवाद परिवर्तन का समर्थन करता है। ये ध्यान रखें कि परिवर्तन का मतलब ये नहीं है उचित परिवर्तन को ही वो मान्यता है, वह हर क्षेत्र में परिवर्तन को मान्यता देता है, यानी परिवर्तन को वो सहर्ष रूप में स्वीकार करता है। तो एक पॉइंट में बस ये कि वो परिवर्तन का समर्थन करता है उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है ना। इस तरह से ये विचारधारा है वो रिलेंट होती है, यानी प्रासंगिक होती है, हर दौर में ये जो व्यवहारवादी विचारधारा है उसको माना भी जाता, मान्यता प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो व्यवहारवाद का जो तीसरा हम बात करें यहाँ पे मान्यताओं के तौर पे, तो तीसरा जो पॉइंट है वो समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता है यहाँ पे। जैसे हम पहले से मैंने बताया है कि व्यवहारिक विचारधारा है वो मानवता की पहलू यानी मानवता की समस्याओं, उनके कर्मनिष्ठ जो कार्य उनसे जुड़ी हुई है और यह राजनीति से संबंधित उनके सुझाव देने के लिए कार्य करती है, क्योंकि व्यवहारवाद है वो कहीं ना कहीं मानवता के व्यवहार को और अधिक अच्छे से समझ सकती है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से जो तीसरा पॉइंट है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तिकर विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावलियों के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिद्धांत निर्माण या कह सकते हैं समस्याओं के करने जाने, समस्याओं के समाधान करने में आप वही समस्याओं में ही उलझ न जाए, आप क्या करें उस समस्याओं के कारणों को जांचें और उसका समाधान करें। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि मानव जाति के पक्ष को या उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता को पूरा करना है। ध्यान में रखते हुए जो समस्या हमको विशेष तौर पे ध्यान रखना है और समस्याओं के समाधान में, ठीक है ना। समस्याएं कुछ भी हो सकती हैं व्यवहार के तौर पे, जैसे राजनीति के अलग अलग दौर को देखें तो उसमें मानवता का जो पक्ष है वो राजनीति से किस तरह से जुड़ा हुआ, किस तरह से वो प्रभावित होता है अपने व्यवहारों से, तो उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसकी तीसरी मान्यता होगी। चौथी मान्यता है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। मूल्यों की, जैसे मैंने बताया था कि परंपरावादी जो विचारधारा राजनीति विज्ञान थी उसमें मूल्यों का महत्व बिल्कुल नहीं था, मूल्यों को वहाँ पे वैल्यूज दी नहीं गई। लेकिन व्यवहारवाद जो विचारधारा आई उसने मूल्यों को यहाँ पे उनकी भूमिका रही, मूल्यों को वहाँ पे वैल्यूज दी गई, लेकिन मूल्यों का जितना यथासंभव उनको स्थान दिया जाना चाहिए था वो व्यवहारवाद में नहीं था। तो ये कमी है वो उत्तर व्यवहार में पूर्ण हो गई और उसने वहाँ पे कह सकते हैं कि मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। उत्तर व्यवहारियों के अनुसार कोई भी ज्ञान विशेषकर सामाजिक विज्ञान से संबंधित हो तो मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों में प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और नहीं रह सकता है। मतलब ये है जैसे हम कह सकते हैं कि ज्ञान, किसी भी ज्ञान, जैसे कोई भी विषय से संबंधित ज्ञान हो, विशेषकर सामाजिक विज्ञान से संबंधित हो तो वह तथ्य से संबंधित होता है, तथ्य और प्रासंगिकताओं से, यानी इसमें मूल्यों का भी जिक्र होता है और तथ्यों के तथ्यों का भी वहाँ पे कह सकते हैं सारांश दिया जाता है। इन दोनों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हमें मूल्यों को भी अपनाना चाहिए, मूल्यों का महत्व दिया जाना चाहिए, तभी कोई भी अध्ययन को सार्थक साबित हो सकता है। और पहचाने के लिए आधारभूत मूल्यों को पहचाने जिन पर वह ज्ञान टिका हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये पढ़ने से क्या लगना है
मूल्यों की भूमिका है, साथ ही साथ इन तथ्यों को भी समान रूप में अपनाया है। इस तरह से उन्होंने कमियों को दूर करते हुए एक अच्छे विशुद्ध रूप में जो राजनीति विज्ञान का जो कह सकते दौर अपनाया है, वो व्यवहारवादियों उत्तर व्यवहारवादियों के कारण सफल हुआ है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इसकी मान्यताओं में, पांचवी मान्यता है बुद्धिजीवियों की भूमिका। तो ये बताया, इससे पहले आपको ध्यान रखना बुद्धिजीवी का मतलब ये था, ये आपको समझना है कि वे विद्वान जिन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान का दौर लाया है, ठीक है ना, उन्होंने अपने विचारों से राजनीति विज्ञान की समस्याओं को समाधान यानी परंपरागत समस्या को समाधान करने में योगदान दिया है। तो ये बुद्धिजीवी जो राजनीति विज्ञान की समस्याओं को समाधान करने और अपने विचारों के द्वारा कह सकते हैं राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक तौर पे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वे बुद्धिजीवी, ठीक है ना, जो कह सकते हैं कि अरिस्टो प्लेटो वगैरह हैं, तो वो एग्जाम्पल रूप में आपको वो समझना है जब भी हम बुद्धिजीवियों की बात करें। तो राजनीतिक वैज्ञानिक बुद्धिजीवी हैं, वे होने यानी अगर वे हैं तो उनको क्या चाहिए या उनको क्या करना चाहिए कि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिद्वंद नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका नहीं निभा सकती, वह अपने दायित्व से विमुख हो जाएंगे। तो इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है बुद्धिजीवियों से कि जैसे पहले मैंने बताया कि जो बुद्धिजीवियों को परंपरागत राजनीति से ज़्यादा निकट है, तो भी कहीं ना कहीं मूल्यों को इतना महत्व नहीं दिया गया है। अगर आप मूल्यों से विमुख हैं, व्यक्ति के मूल्यों को महत्व नहीं देंगे, तो आप कहीं ना कहीं इसका जो सार रूप है वह सफल नहीं हो पाएगा, यानी हम कह सकते हैं इसका जो रिजल्ट सामने आना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो मान्यता ये कहती है कि बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति के मूल्य व आदर्शों को यहाँ पे महत्वता दी जाए, उनको यहाँ पे नगण्य न माना जाए, नहीं तो वो अपने जो दायित्व है इससे विमुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे बुद्धिजीवियों की भूमिका ये है कि यहाँ इस वजह से समझे कि बुद्धिजीवी की जो भूमिका है वो सफल रही है, तो आगे भी उनको अपने जो कर्तव्य हैं उनसे विमुख नहीं होना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं छठी मान्यता है कर्मनिष्ठ विज्ञान। जैसे अभी मैंने बताया है इसकी ये अब जैसे इससे पहले बताया था कि इसके दो क्या है लक्षण है, पहला है प्रासंगिकता और दूसरा है कर्म, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे कर्मनिष्ठता की बात की तो उत्तर व्यवहारवाद है वो कर्मनिष्ठ विज्ञान है, यानी वो अपने कर्तव्य को करने में ज़्यादा यकीन रखती है। जैसे मानव व्यवहार की राजनीति संबंधी जो समस्या है उनको समाधान करने के लिए पहले समस्या को जाना जाता है, ठीक है ना, कि ये समस्या किस वजह से हुई, फिर इस समस्याओं के निदान तक वह कार्य करती हैं, ठीक है ना। और राजनीति विज्ञान को और अधिक व्यवहारिक और वर्तमान समस्याओं से समाधान करते हुए एक तरह से कह सकते धरातल की घनिष्ठता से जुड़ी हुई जुड़ता या जुड़ी के रूप में वह अध्ययन करती है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से कर्मनिष्ठ विज्ञान है जो मानवता के दौर पे उसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करती है। कर्मनिष्ठ विज्ञान उत्तर व्यवहारवादी यानी कर्तव्य पर ध्यान दिया, जब वो अपने कर्तव्य को सही रूप में कर रहे हैं तो ये इस तरह से एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी किसी फील्ड में कोई अगर है वो अपने कर्तव्यों को अच्छे रूप में यानी कह सकते हैं कि पॉजिटिव लेके वो कर्तव्य को पालन करें तो उसका रिजल्ट भी सही होता है। तो ये इसकी एक मान्यताओं में प्रमुख है कर्तव्यनिष्ठ विज्ञान, यानी अपने कर्तव्यों को अपने जो उनके द्वारा जो व्यवहारवादी के तौर पर उसके जो कर्तव्य उनका वो पालन करते हैं, तो ये व्यवहारवादी की एक मान्यता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना लास्ट है इसकी व्यवसाय का राजनीतिकरण। जो व्यवसाय का राजनीतिकरण इसकी विशेषता या कह सकते मान्यता है, बुद्धिजीवियों के संघों एवं समुदायों यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। इसके व्यवसाय का राजनीतिकरण अप्रिय व वांछनीय है, क्योंकि राजनीति वह अगर उसका उत्तर व्यवहारवादी दौर समझे तो ये इस तरह से आपको समझना है कि इसमें व्यवसाय का राजनीतिकरण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वह एक विचारधारा बनकर ही रह जाए, इसका
धरातल से संबंध होते हुए मानव की समस्याओं के समाधान तक ये जो कार्य कर रही है, तो ये राजनीति का व्यवसायीकरण होना चाहिए और ये वांछनीय भी है। ठीक है ना, इस पॉइंट को वापस से देखते हैं। व्यवसायिकता, वास्तविकता, वास्तविकता का मतलब है कि जो कार्य हमें करनी है वह अपनी इच्छा से करनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये वांछनीयता कहलाती है। तो वांछनीयता तथा राजनीति का धरातल से संबंध है और यही इसकी व्यवसाय का राजनीतिकरण है। यानी राजनीति को अगर हम व्यवसाय की तरह अगर नहीं अपनाते हैं तो एक तरह से इसकी मान्यताओं को खराने का उतर नहीं पाती है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो 7 इसकी मान्यता है वो डेविड स्टन ने बताई है उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित। तो ये एक विचारधारा है जिसको आपको अच्छी तरह से समझना है। नेक्स्ट आपके देखिए कि इस विचारधारा को हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं तो सार में कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। क्योंकि जैसे व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद आया है तो उसने क्या किया है, जो व्यवहारवाद में जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया है और उसकी जो अच्छाई थी उसको अपनाया है और कमियों को दूर करते हुए मानवता की राजनीति संबंधी जो समस्याएं हैं या उनकी जो व्यवहार से संबंधित जो उत्पन्न घटनाएं हैं उनको दूर करने के रूप में एक कर्तव्यनिष्ठ विज्ञान के रूप में कार्य किया है। साथ ही बुद्धिजीवियों से ये अपेक्षा की, जैसे मैंने बताया कि बुद्धिजीवियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करें। व्यवहारवादी तथा उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्तियों के बीच उचित समन्वय स्थापित करने पर ही राजनीति है वह एक कैसे सकारात्मक दौर से गुजर सकती है और इसमें वैज्ञानिकता के साथ ही साथ सार्थकता को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा है वो व्यवहारवाद है और उत्तर व्यवहारवाद को भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद है वह एक तरह से आधारभूत की, लेकिन थोड़ा सा जैसे जो हमने यहाँ पे बताया है तो ये कह सकते हैं जैसे समन्वय कह सकते हैं ना कि मध्यस्थ रास्ता अपनाया जाता है। तो उत्तर व्यवहारवादी जो विचारधारा है उसने परंपरागत विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा है, इन दोनों की गुण को अपनाया है और दोनों में समन्वय रखा है। तो इस तरह से ये व्यवहारवादी विचारधारा है, ठीक है ना, वो महत्वपूर्ण रही है और इससे संबंधित जो डेविड स्टन है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि डेविड स्टन ने व्यवहारवाद से संबंधित 8 लक्षण बताए, मतलब मान्यता बताई थी और उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित 7 मान्यता बताई थी। ठीक है ना, तो व्यवहारवाद से जुड़े जो विद्वान हैं वो आपको ध्यान रखना है डेविड स्टन, लॉसवेल, ठीक है ना, और आर्मंड पॉवेल, ये 3 प्रमुख रूप में हैं। तो इसी तरह इन्हीं विद्वानों ने उत्तर व्यवहारवाद विचारधारा को अपनाया है या बनाया है। तो ये इनसे जुड़े हुए विद्वान ये भी है और इसमें कुछ एक नए विचारक है वो है लियो स्ट्रॉस, रेमिनी और किलपैट्रिक। ठीक है ना, तो इससे ये जो व्यवहारवादी उत्तरवादी विचारधारा है ये आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं या अपने नोट्स के माध्यम से या हमसे रूबरू होकर संपर्क करके समस्या का सुझाव कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।